गुड मॉर्निंग गाइस। आज के सेशन में बात करते हैं एनपीएस और ओपीएस की। सुनने में आ रहा है कि 24 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जो हैं वो फिर से बजट पेश करने जा रही हैं और इस बजट में पेंशन से संबंधित कुछ सुधार किए जा सकते हैं। जैसे कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के टाइम जो उनकी सैलरी है उसका 50% जो है वो पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। सुनने में आ रहा है ये भी खबर कि इस बजट में विशेष ध्यान रखते हुए इन एम्प्लॉयज़ को जब वो रिटायर होंगे तो उनका पैसा लेके सरकार शेयर मार्केट में अभी लगाएगी और वो जब रिटायर होंगे तो लगभग उनकी जो सैलरी रही होगी उस टाइम तो उसका 50% देंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं एनपीएस और ओपीएस क्या है। तो ओपीएस को पारिवारिक पेंशन या पुरानी पेंशन के नाम से जाना जाता है। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम। इसका प्रावधान क्या है तो सबसे पहले जान लेते हैं। इस ओपीएस के तहत इसके प्रावधान में ये दिया गया है कि कर्मचारी को अपनी रिटायरमेंट के टाइम उसके बेसिक सैलरी यानी कि जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है उसमें कुछ भत्ते भी होते हैं, उसमें जो महंगाई दर भत्ता होता है, डीए भी होता है, कहीं कहीं टीए भी होता है, तो ऐसे बहुत सारे भत्ते जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब उनको पेंशन दी जाती है तो उसका जो मूल वेतन होता है उस मूल वेतन का 50% जो है वो कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। अब ये सिर्फ 50% ही नहीं, इस 50% पे उसको महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। वेतन आयोग के गठन पे हर 10वें साल में ये जो पेंशन है रिवाइज भी होती है। रिवाइज होने के बाद नए तरीके से नए अमाउंट के साथ ये वेतन आगे बढ़ती हुई लागू की जाती है और फिर जैसे जैसे इसमें महंगाई भत्ता जुड़ता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे आम सैलरी में बढ़ता है उसी तरीके से पेंशन में भी ये लागू होता है। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि यह पूरा खर्च जो है 50% बेसिक सैलरी का प्लस डीए, ये जो पूरा खर्च है ये सरकार उठाती है। इसमें एम्प्लॉय को अपनी पेंशन के लिए अपनी सैलरी से कोई भी राशि कटाकर जमा नहीं करनी पड़ती है। इसका पूरा का पूरा खर्च जो है वो सरकार उठाती है। और इसके प्रावधान ये हैं कि यदि जो पेंशनधारी है रिटायरमेंट के बाद जिसको पेंशन मिलनी होती है उसको जो ये पेंशन मिल रही है उसके बाद उसके परिवार को यानी उसकी वाइफ को, उसके विकलांग मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों को मिलती है। वहीं अगर बात करें न्यू पेंशन स्कीम की तो न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को अपनी सैलरी का, फिर बात वहीं पे आ जाती है कि क्या तो उसकी जो सैलरी बन रही है उसका 10% एम्प्लॉय को कटवाना पड़ता है इस स्कीम के तहत। इसके प्रावधान में ये है कि अपनी जो सैलरी है, अब बात करते हैं कि क्या बेसिक सैलरी, नहीं बेसिक सैलरी नहीं, यहाँ पे पूरी जो सैलरी है डीए और सारे अलाउंसेस को मिलाने के बाद जो सैलरी बनती है उसका 10% एम्प्लॉयज़ को कटवाना पड़ता है और वहीं सरकार को अंशदान के रूप में इसका 14% जमा करना पड़ता है। यानी बेसिक सैलरी का 10% कर्मचारी को और बेसिक सैलरी का 14% सरकार को जमा करना पड़ता है। यह जो सरकार द्वारा 14% दिया जाता है, पहले ये 10% ही था,
लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 14% किया गया, क्योंकि समय समय पर लोगों का एनपीएस के विरुद्ध और ओपीएस के पक्ष में आंदोलन होते रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब ये स्कीम लागू है तो फिर क्या होता है। तो सबसे पहले जब एनपीएस से प्रति माह मान के चलिए अगर आपका 50,000 रुपये सैलरी है तो आपको 10% यानी 5,000 रुपये अंशदान के रूप में जमा करना पड़ेगा, और वहीं सरकार आपसे लगभग 7,000 रुपये प्रति माह आपके उसमें जमा करेगी। और यह पूरा जो अमाउंट जमा होता रहता है, यह पूरा अमाउंट उठा के गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की स्कीमों में, जैसे शेयर मार्केट में लगा सकती है, किसी प्राइवेट कंपनी में लगा सकती है, यानी अपने हिसाब से वो एनपीएस की ये रकम कंपनी में किसी न किसी लगा दी जाती है, शेयर मार्केट में लगा दी जाती है। यानी सरकार जो चाहेगी तो वो अपने हिसाब से उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकती है और उससे वो प्रॉफिट कमाती रहती है। और रिटायरमेंट के बाद वही सरकार जो है कंपनी के उन शेयर्स के घाटे या मुनाफा यानी लाभ या हानि के अनुसार ही वह देती है पेंशन, वेतनभोगी को, पेंशनभोगी को पेंशन देती है। यानी कि अब रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के तहत जो भी पेंशन आपको मिलेगी वो आपकी फिक्स पेंशन नहीं होगी। अब वो डिपेंड करेगी आपके शेयर मार्केट पे, निफ्टी पे, सेंसेक्स पे और आपकी शेयर वैल्यूज़ पे। उसी के अकॉर्डिंग जब शेयर मार्केट डाउन होगा तो आपकी एनपीएस की रकम कम होगी, अगर शेयर मार्केट अप हुआ तो आपकी एनपीएस की रकम अप होगी, बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर बार घाटा ही हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेयर मार्केट के बढ़ने से आपकी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी, पेंशन की अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। शेयर मार्केट बढ़ने के साथ साथ जहाँ पे जिस कंपनी में आपके पैसे के शेयर लगे हुए हैं, अगर शेयर के दाम बढ़े हुए तो आपको मिलेगी। अच्छा, एनपीएस का एक और जो पहलू है उस पर भी ध्यान देना है। जिस तरीके से ओपीएस में हमको पारिवारिक पेंशन मिलती थी, उसी तरीके से एनपीएस में पारिवारिक पेंशन का कोई प्रावधान है ही नहीं। वहाँ पे अगर पारिवारिक पेंशन की बात करेंगे तो जब पेंशन भोगी है या जिसकी सैलरी कट रहा है, उसको जब उसकी डेथ के बाद उसके परिवार को वो पेंशन मिलती है, लेकिन वो अमाउंट मिलता है और कंटिन्यूसली पेंशन मिलेगी, इसकी कोई श्योरिटी अभी एनपीएस में नहीं है। जहां ओपीएस में पूरी तरीके से आपको पेंशन मिल रही है। हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद वाइफ को भी जो पेंशन है उसका 1/2 पार्ट पेंशन के रूप में मिलता है। इसके साथ साथ आप जो अपना 10% कटा रहे हैं और 14% जो गवर्नमेंट दे रही है, उसको आप का अमाउंट जो किसी शेयर मार्केट में लग रहा है, वहाँ से आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आप लगभग 60% पैसा निकाल सकते हैं, 40% पैसा आपका जमा रहेगा और उसी 40% यानी जो आप दे रहे हैं और जो आपके साथ में गवर्नमेंट दे रही है, उस पूरे अमाउंट को वहाँ पे लगाने के बाद आपको पूरा पैसा नहीं मिलना है, आपको अपने अमाउंट का 60% मिलना है और 40% से आपको आपकी पेंशन दी जाएगी। यानी अगर सीधा सीधा कहें कि ओपीएस गवर्नमेंट द्वारा दी गई योजना है और एनपीएस आपके द्वारा लगाए गए पैसे पे, इन्वेस्ट किए गए पैसे पे दी गई योजना है। तो दोस्तों, एनपीएस और ओपीएस के बारे में आपने जान लिया। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर
अभी आने वाले बजट में, अंतरिम बजट में या फाइनल बजट में, आने वाले बजट में अगर वित्त मंत्री जी किसी पेंशन की पेशकश करती हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एनपीएस में ही रिटायरमेंट के टाइम बेसिक पेमेंट का 50% सैलरी जो है वो पेंशन के रूप में देने की बात कह रही हैं। खैर, ये तो तभी जानेंगे जब बजट आएगा और उस पे क्या है। तब तक दोस्तों नमस्कार, मिलिए अगले सेशन में।